हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फीमेल राइटर टोनी मॉरिसन की। टोनी मॉरिसन किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोनी मॉरिसन फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नोबेल प्राइज़ विनर्स है और दूसरा उनको अपने वर्क के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लैक फीमेल राइटर हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोनी मॉरिसन के लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में, और उनके इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1931 को लॉरेन, ओहियो, यूएस के अंदर, और उनकी मृत्यु हुई थी 5 अगस्त 2019। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी एज थी 88। और कहाँ पे हुई थी? द ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क, यूएस के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो वो एक नॉवलिस्ट थी, एसेइस्ट थी, चिल्ड्रन राइटर थी और एक प्रोफेसर थी। नेक्स्ट पॉइंट है ईयोनर, कि टोनी मॉरिसन का ईयोनर क्या था, किस लिटरेचर के अंतर्गत वो लिखती थी। तो वो अमेरिकन लिटरेचर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। तो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क है उनका W.S. टाइज। सेकेंड नंबर पे उनका सुला। थर्ड नंबर पे है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। नेक्स्ट है उनका टार बेबी, जो कि 1981 के अंदर पब्लिश हुआ है। और उनका नेक्स्ट वर्क है बिलव्ड, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका फुल नेम क्या था। उनका फुल नेम था क्लोए एंथनी वुडफॉर्ड मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का ये फुल नेम था। नेक्स्ट पॉइंट है उनका फर्स्ट नावल कौन सा था। तो W.S. टाइज उनका फर्स्ट नावल था, और जो कि 1970 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनको अपने किस वर्क के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ मिला और वो कब मिला। तो उनको पुलित्ज़र प्राइज़ जो मिला था वो अपने वर्क बिलव्ड के लिए मिला था, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था। और उनको जो पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था वो 1988 को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो टोनी मॉरिसन पहली ब्लैक फीमेल एडिटर है फिक्शन के अंदर। और वो कहाँ पे एडिटर थी? रैंडम हाउस, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यानी ब्लैक फीमेल्स में सबसे पहली जो एडिटर बनी थी फिक्शन के अंदर, वो टोनी मॉरिसन थी। और ये कहाँ पे थी? रैंडम हाउस, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोनी मॉरिसन के फेवरेट ऑथर्स कौन कौन से हैं। तो उनके फेवरेट ऑथर्स हैं उनके फेवरेट ऑथर्स थे जेन ऑस्टिन और लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी मास्टर्स की, जो टोनी मॉरिसन की मास्टर थीसिस थी, उसका टाइटल क्या था। तो उनकी मास्टर की थीसिस का टाइटल था वर्जीनिया वुल्व्स एंड द विलियम फोकनर्स ट्रीटमेंट ऑफ द एलिनेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोनी मॉरिसन के नॉवेल्स को एडिट किसने किया है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टोनी मॉरिसन के जो वर्क्स थे, मोस्टली उन वर्क्स को एडिट किसने किया है। तो उनको एडिट करने का काम किया था रॉबर्ट गुडलियम ने उनके मोस्टली पब्लिश बुक्स को जो है वो एडिट किया था, वर्क्स को। तो ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट गुडलियम ने उनके सभी वर्क्स को ही एडिट किया है, लेकिन मोस्टली जो एडिट करने का काम किया था वो रॉबर्ट ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका सबसे फर्स्ट प्ले कौन सा था। टोनी मॉरिसन ने स्टूडेंट्स नॉवेल्स तो लिखे हैं, उनके साथ साथ उन्होंने प्ले भी लिखे हैं। और उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
उनका फर्स्ट प्ले कौन सा था? तो फर्स्ट प्ले टोनी मॉरिसन का था ड्रीमिंग एमिट। और ये ड्रीमिंग एमिट किसके बारे में है? ये 1955 मर्डर, जो रियल में एक मर्डर हुआ था, वो किसने किया था? एक वाइट मैन ने एक ब्लैक टीनेजर को मार दिया था और ब्लैक टीनेजर का नाम था एमिट टिल। और एमिट टिल की इसकी स्टोरी के ऊपर, रियल स्टोरी के ऊपर ही उसने टोनी मॉरिसन ने जो है ये ड्रीमिंग एमिट जो है ये प्ले लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोनी मॉरिसन का जहाँ पे जन्म हुआ था ओयो के अंदर उन्हीं के बर्थ डे के दिन 18 फेब को टोनी मॉरिसन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ओयो के अंदर। हर साल 18 फेब वहाँ पे टोनी मॉरिसन डे के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, टोनी मॉरिसन का नॉमिनेशन हुआ था ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी। और ये ग्रैमी अवार्ड्स जो था वो किसके लिए हुआ था? उसको बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम फॉर चिल्ड्रन की एल्बम में बेस्ट स्पोकन वर्ड के लिए जो है उनको ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ था। और ये कौन कौन से वर्क्स थे चिल्ड्रन के? फर्स्ट, हु गॉड्स केम, द एंट और द ग्रेसहोपर, द लायन और द माउस, पॉपी और द स्नेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द बिलव्ड ट्रिलॉजी। और ये पॉइंट किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली उसकी ट्रिलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है टोनी मॉरिसन की, कि उनकी टोनी मॉरिसन की ट्रिलॉजी में कौन कौन से वर्क शामिल हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक वर्क नहीं है। तो फर्स्ट उनका जो वर्क इसमें ट्रिलॉजी के अंदर है वो है बिलव्ड, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था। सेकंड है जैज, जो कि 1992 के अंदर पब्लिश हुआ था। और थर्ड है पैराडाइज, जो कि 1997 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो आइए इसमें बिलव्ड के बारे में थोड़ा सा हम समरी तो टाइप में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बिलव्ड जो है वो 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था, नोवेल है। और ये अमेरिकन सिविल वार के की स्टोरी के बाद, अमेरिकन सिविल वार के बाद की इसमें स्टोरी है। और ये स्टोरी एक फैमिली की है जो कि पहले स्लेव्स थे और बाद में जो है वो अपने दूसरे घर में आए थे। और यहाँ पे जो है ये घर जो है वो यहाँ पे आत्माओं का जो था साया था। तो वो जो है वो क्यों था यहाँ पे, बेसिकली क्यों था ये हॉन्टेड घर? क्योंकि ये यहाँ पे जो ये स्टोरी जो दिखाई है टोनी मॉरिसन ने, एक्चुअली वो स्टोरी भी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर थी। और ये स्टोरी थी मार्गरेट गैर्नर की। गैर्नर ने जो है अपनी 2 साल की बेटी को मार दिया था और उसने अपने बाकी बच्चों को भी मार दिया था। एक्चुअली मार्गरेट गैर्नर जो थी वो एक स्लेव थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी जो है वो स्लेव सिस्टम के अंडर में आए और वो उनको भी स्लेवरी का वो भी स्लेव बन जाए। तो इसलिए उस चीज़ से बचाने के लिए उसने अपने बच्चों को खुद ही मार दिया। तो इसी स्टोरी के ऊपर, रियल स्टोरी के ऊपर ही टोनी मॉरिसन ने ये वर्क लिखा है बिलव्ड। और अब नोवेल के अंदर इसी स्टोरी क्या है? नोवेल के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो सेद है। और ये क्या है? एक स्लेव थी, स्लेव ह्यूमन है और जो अपनी 18 ईयर्स ओल्ड डॉटर के साथ रहती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोनी मॉरिसन का जो वर्क है बिलव्ड उसका ही प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो सेद जो है उसकी प्रोटैगनिस्ट है। और ये अपनी बेटी 18 साल की 18 ईयर्स ओल्ड बेटी के साथ रहती है। और फिर यहाँ उसका एड्रेस पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पे रहती है। तो 124 ब्लू स्टोन रोड पे ये रहती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ट्रिलॉजी का वर्क है सेकंड नंबर पे जैज। जैज जो है वो 1992 के अंदर पब्लिश हुआ था। और ये नॉवल किसके बारे में है? नॉवल जो है एक लव ट्रायंगल के बारे में है, जो कि हार्लम रेनेसा के टाइम पीरियड पे हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क सिटी में। हार्लम एक प्लेस है न्यूयॉर्क के अंदर। और ये हार्लम रेनेसा को हम स्पेशली न्यू न्यूग्रो रेनेसा भी कहते हैं या ब्लैक रेनेसा भी कहते हैं। तो ये मोस्टली लिटरेचर के अंदर और म्यूज़िक के अंदर ब्लैक्स के म्यूज़िक और लिटरेचर दोनों के ही अंदर जो रेनेसा आया था उसको हार्लम रेनेसा कहते हैं।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रिलॉजी का वर्क है पैराडाइज। पैराडाइज जो है 1997 के अंदर पब्लिश हुआ था, और इस मॉरिसन इस अपने वर्क को वो वॉर नॉवल भी कहलाना चाहती थी। तो ये जो है, ये 3 जो नॉवेल्स थे ये इसके द बिलव्ड ट्रिलॉजी के वर्क्स थे। नेक्स्ट उनका वर्क था द ब्लूएस्ट आइज, जो कि पब्लिश हुआ था 1970 में, और ये इनका पहला वर्क था। फेमस वर्क उनका जो है वो बिलव्ड है, जबकि उनका फर्स्ट वर्क जो है उनका था द ब्लूएस्ट आइज। ये फर्स्ट नॉवल था इनका, और ये नॉवल की जो सेटिंग है वो मॉरिसन के बर्थ जो होम टाउन है वहीं की है, और ये उनका मॉरिसन का होम टाउन था ओहियो, और वो वहीं पे इस नॉवल की सेटिंग है। और ये स्टोरी किसकी है? स्टोरी जो है एक यंग अमेरिकन अमेरिकन गर्ल की है, पेकोला। पिकोला जो है ये गर्ल है, और वो उसकी डिज़ायर होती है कि उसकी भी जैसे वाइट्स की ब्लूज आइज़ होती हैं, तो उसकी भी जो है ब्लू कलर की आइज़ हो। तो ये इसकी स्टोरी कुछ पॉइंट्स हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या था? ब्लूएस्ट आइज़ का टाइम पीरियड था ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो टोनी मॉरिसन का है सुला, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्क है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। तो आई होप स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो हैं टोनी मॉरिसन के वर्क्स थे। तो आज इस वीडियो में हमने टोनी मॉरिसन के लाइफ और वर्क्स के बारे में बात की। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये आपके लिए ज़रूर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू।